मुझे जल्दी से इस ताज को लेकर सही जगह पहुंचना होगा। मैं इसे गलत हाथ में नहीं पड़ने दे सकती। हाँ। चंदना अपनी जान बचाकर महल के पिछले हिस्से से गुजर रही होती है। तभी राजकुमार विक्रम की नजर ताज पर पड़ती है। ठहरो, यह शाही ताज तुम्हारे पास क्या कर रहा है? नहीं राजकुमार, मैं ये ताज किसी को नहीं दे सकती। महाराज ने मेरे निर्दोष पिताजी को कैद कर लिया। मैं ये ताज आपको सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगी। आप मेरे पिताजी को सम्मान सहित रिहा करेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को रिहा कराने का वादा करता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पीछे सैनिकों के घोड़े की आवाज आ रही है। तुम्हें यहाँ खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे साथ चलो। राजकुमार विक्रम चंदना को महल के एक गुप्त दरवाजे से अंदर ले जाते हैं और उसे एक कक्ष में बिठा देते हैं। तुम यहीं छुपी रहना जब तक मैं तुम्हारे पिताजी की रिहाई का इंतजाम नहीं कर लेता। यहाँ से बाहर मत निकलना। विशेषकर मेरे पिताजी यानी राजा सूर्यदेव की नजरों में तो बिल्कुल मत आना। चंदना घबराई हुई उस कक्ष में दुबक कर बैठ जाती है। अगली सुबह ठाकुर बलदेव सिंह का बेटा विराज राजमहल पहुंचता है। कहो विराज, आज सुबह सुबह इस महल में कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे पिताजी ठाकुर बलदेव सिंह ने मुझे एक विशेष सूचना देकर आपके पास भेजा है। वह लड़की जो कल रात से ताज लेकर गायब है, वह कहीं और नहीं बल्कि आपके राजमहल में ही कहीं छिपी हुई है। विराज, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? वह लड़की हमारे महल में कैसे हो सकती है? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। महाराज, मुझे एक विश्वसनीय सैनिक ने बताया है कि उस लड़की को महल में पनाह देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विक्रम है। राजकुमार जानते थे कि वह एक अपराधी है, फिर भी उन्होंने उसे छुपा लिया। राजकुमार विक्रम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने एक चोर लड़की को हमारे राजमहल के नियमों के खिलाफ यहाँ पनाह दी है? नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप सच कह रहे हैं राजकुमार, तो अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि क्या आप कल रात उस लड़की को महल के पिछले दरवाजे से अंदर नहीं लाए थे? राजकुमार विक्रम खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब तुमने हमारा विश्वास और महल का नियम तोड़ा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति या अपराधी को बिना अनुमति महल में लाना अपराध है। दूर खड़ी राजकुमार की पत्नी रानी चंद्रलेखा ये सब सुन रही थी। तो क्या राजकुमार मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या उस लड़की से इनका कोई गहरा संबंध है? कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? राजकुमार विक्रम, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। जाओ और वे सारे सबूत इकट्ठा करो जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह लड़की तुम्हारे संरक्षण में नहीं है, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजा सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं। राजकुमार विक्रम भारी कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ते हैं। तभी रानी चंद्रलेखा उनका रास्ता रोककर सामने खड़ी हो जाती हैं। राजकुमार, सच सच बताओ, क्या आपका उस लड़की से कोई रिश्ता है? क्या आप उस लड़की को जानते हो? यह तुम्हें क्या हो गया है चंद्रलेखा? तुम मेरी पत्नी हो और उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा उस पर यकीन मत करो। मैं पिताजी को भी सफाई दे चुका हूँ और तुम्हें भी। बस कुछ नहीं जी, मेरा मन घबरा रहा था, लेकिन मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। फिर चंद्रलेखा वहां से चली जाती है। यानी कि वह आदमी विराज उसे अच्छी तरह से जानता है। इस बार तो मैं पिताजी के गुस्से से बच गया और उसे भी बचा लिया, लेकिन मुझे जल्दी से उसे राजमहल से बाहर निकालना होगा। नहीं तो अगर सब सच सामने आ गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। फिर राजकुमार विक्रम परेशान होकर उसी अंधेरे गुप्त कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां चंदना घबराए हुए हालत में बैठी रहती है। देखो, मुझे पूरा सच जानना है। आखिर वह ठाकुर का बेटा विराज तुम्हें कैसे जानता है? राजकुमार विक्रम की बात सुनते ही चंदना की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। मुझे ये सच किसी को नहीं बताना था, लेकिन राजकुमार, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको सब बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी राजमहल के सबसे वफादार चित्रकार हुआ करते थे।
कृष्णनगर राज्य में चंदना के पिता देवदत्त राज दरबार के मशहूर चित्रकार थे, जिनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे किसी को भी एक नजर देखते ही उसकी जीवंत तस्वीर बना देते। एक दिन दरबार में राजा सूर्यदेव किसी गहरी चिंता में परेशान होकर बैठे थे। तभी चित्रकार देवदत्त वहां आते हैं। देवदत्त, तुमने अब तक दरबार में जितनी भी अद्भुत कलाकृतियां दिखाई हैं, उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे हाथों में ऐसा अनोखा हुनर है। तुम सिर्फ एक बार देखकर किसी की भी हूबहू तस्वीर बना देते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है। हाँ महाराज, कहिए, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यह तो मेरा सौभाग्य होगा। देखो देवदत्त, कल हम राज्य में अपनी स्वर्गवासी पत्नी का एक भव्य चित्र बनवाना चाहते हैं। क्या तुम महारानी की वह छवि बनाने के लिए तैयार हो? अगर तुमने यह चित्र अच्छे से बना दिया तो तुम्हें इसके बदले ढेर सारा इनाम मिलेगा और तुम हमारे राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाओगे। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। मैं महारानी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाऊंगा। देवदत्त मुस्कुराते हुए महाराज को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। वहीं दरबार में थोड़ी दूर खड़ा ठाकुर बलदेव सिंह ये सारी बातें सुन लेता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इस मामूली चित्रकार देवदत्त ने महारानी की तस्वीर सबसे अच्छी बना दी तो महाराज मेरे बेटे को इस काम के लिए कभी मौका नहीं देंगे। मुझे इस देवदत्त को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटाना ही होगा। फिर ठाकुर बलदेव सिंह सीधे देवदत्त के पास चले जाते हैं। क्या देवदत्त, तुम हर वक्त यहाँ अकेले बैठे तस्वीर ही बनाते रहते हो? तुम आज मेरे साथ चलो, फिर देखना तुम्हारी कैसी किस्मत बदल देता हूँ। ठाकुर साहब, मैं तो एक मामूली सा कलाकार हूँ और मुझे तो तस्वीर बनाने के सिवा और कुछ आता भी नहीं है। भला मैं आपके साथ कहाँ चलूं? तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो। चलो, आज मेरी हवेली पर तुम्हारे लिए एक खास दावत का इंतजार रखा है। मैंने सोचा कि तुम जैसे महान चित्रकार को अपने घर में आदर पूर्वक भोजन कराऊं और उसके बाद तुम मेरी पत्नी की भी एक खूबसूरत तस्वीर बना देना। ठीक है ठाकुर साहब, जब आप इतने मान से कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। चित्रकार देवदत्त ठाकुर बलदेव सिंह के साथ हवेली पर पहुंचा। ठाकुर साहब, मैं यहाँ तो आ गया हूँ, पर बताइए मुझे कहाँ बैठकर तस्वीर बनानी है? मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ। अरे देवदत्त, तुम तो अभी अभी आए हो और आते ही तस्वीर बनाने की बात करने लगे। अरे जरा आराम तो करो, थकावट मिटाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी अंदर से ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाता हूँ। ठाकुर बलदेव सिंह इतना कहकर हवेली के अंदर जाता है और शरबत लेकर देवदत्त के पास आता है। लो देवदत्त, यह शरबत पीजिए, इससे सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। देवदत्त वो शरबत पूरा पी जाता है, लेकिन शरबत पीते ही अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। यह क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अचानक चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इस शरबत में एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी मिलाई थी जिसे पीते ही किसी भी व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। नहीं ठाकुर साहब, यह आपने मेरे साथ क्या किया? मेरी कला ही मेरी जिंदगी है। कृपया करके मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दीजिए। मैं बिना आंखों के अपना जीवन कैसे जीऊंगा? आप चुपचाप मेरी हवेली से दफा हो जाओ और कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने यह बात राजमहल में या किसी और से कहने की कोशिश की तो समझ जाना कि तुम्हारी एक बेटी भी है। फिर देवदत्त बाहर आ जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना यह सच किसी को बताऊं?
अगर मैंने ठाकुर का नाम लिया तो वह मेरी मासूम बेटी चंदना को नुकसान पहुंचा देगा। नहीं नहीं, मुझे महाराज के पास जाना ही होगा। भले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई हो, पर मेरे हाथों में तो वो हुनर है। फिर देवदत्त जैसे तैसे राजमहल के दरबार में पहुंचता है। उसे इस बदहाल स्थिति में टटोलते हुए आते देख राजा सूर्यदेव चौंक जाते हैं। यह क्या देवदत्त, तुम इस तरह लड़खड़ा कर क्यों चल रहे हो, जैसे तुम्हें सामने का कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो? महाराज, यही कटु सत्य है, मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। रात में अचानक पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा महाराज। देवदत्त, तुम्हारी आंखों के इसी हुनर की वजह से तो मैंने तुम्हें राजमहल में शाही चित्रकार का काम दिया था, पर अब जब तुम देख ही नहीं सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए अब तुम इस महल से निकल जाओ। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं इतने वर्षों से पूरी वफादारी के साथ इस राजमहल का कार्य करता आ रहा हूँ। अब मैं इस लाचार हालत में कहाँ जाऊंगा? मैं अंधा जरूर हो चुका हूँ, पर मेरे पास तस्वीर बनाने के सिवा और कोई हुनर नहीं है। मुझे यह सब नहीं सुनना। मैं किसी अंधे व्यक्ति को राजमहल में रखकर शाही खजाना बर्बाद नहीं कर सकता। फिर सैनिक देवदत्त को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस लाचारी की हालत में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, अपनी बेटी का पेट कैसे पालूंगा? देवदत्त रोता बिलखता जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। ये क्या पिताजी, आपकी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? आप इस तरह टटोल कर क्यों चल रहे हैं? देवदत्त अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसे गले से लगा लेता है और सारी बात चंदना को बता देता है। तो मुझे उन लोगों से बदला लेना है पिताजी। ठाकुर साहब आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और महाराज ने भी आपको इस तरह राजमहल से बाहर निकाल दिया। नहीं बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं नहीं चाहता कि उन लोगों ने जो मेरे साथ किया वह तुम्हारे साथ भी करे। पर पिताजी, आप इस तरह कब तक अपना जीवन जी सकते हैं? बिना आंखों के तो आदमी एक पल भी नहीं रह सकता। बेटी, तुम हो ना, तुम मेरा सहारा हो, तो बस मुझे हिम्मत है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो हम घर चलते हैं। फिर चंदना देवदत्त को लेकर घर के अंदर चली जाती है और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही अब मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम तो करना ही होगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। देवदत्त लाठी के सहारे घने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक बड़े बरगद के पेड़ के पास से रहस्यमयी आवाज आती है। ऐसा लग रहा है कोई पुकार रहा हो मुझे जाना चाहिए। देवदत्त बरगद के पेड़ के पीछे जाता है और वो जैसे ही उस तहखाने के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक खौफनाक आवाज आई। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे कानों में यह खौफनाक आवाज गूंज रही है। यह रास्ता बहुत पथरीला है और यहाँ की दीवारें कितनी ठंडी और सीलन भरी है। मैं इस जगह का रहस्य जानकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ चंदना परेशान होकर घर के बाहर बैठी रहती। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। सुबह से रात बीत जाती है पर देवदत्त वापस नहीं आता। वो जैसे ही उठकर घर के अंदर जाने लगती है, तभी वहाँ विराज आ जाता है। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। चंदना, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमने कई बार लोगों की मदद भी की है, इसलिए सोचा आज अच्छा मौका है तो तुमसे दोस्ती कर लूं। बस, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, चले जाओ यहाँ से। विराज कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा। कोई बात नहीं चंदना, इस बार तुमने मुझे मना किया है, लेकिन अगली बार तुम मुझसे दोस्ती जरूर करोगी, मुझे पूरा भरोसा है। विराज वहां से चला जाता है
और अगली सुबह होते ही देवदत्त बुरी तरह से घबराया हुआ और हांफते हुए घर लौटता है। पिताजी, आप रात भर कहाँ थे? मैं पूरी रात जाकर आपका इंतजार कर रही थी। अगर मैंने बेटी को बता दिया कि मैं जंगल के उस खौफनाक तहखाने में गया था तो ये बुरी तरह डर जाएगी। मुझे यह बात उससे छुपानी ही होगी। अरे बेटी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं तो बस काम की तलाश में बहुत दूर निकल गया था। रास्ते में मुझे मेरा एक पुराना मित्र मिल गया। उसने मुझे रात में रोक लिया और मैं वहीं रुक गया। तुम चिंता मत करो। ठीक है पिताजी, आप घर के अंदर जाकर आराम कीजिए। मैं तालाब से पानी लेकर आती हूँ क्योंकि घर में पानी खत्म हो गया है। चंदना एक मटका लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ती है। वो जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचकर पानी भरने लगती है, तभी अचानक विराज ढेर सारे लाल गुलाब के फूल लेकर उसके सामने आ खड़ा होता है और वे फूल उसके हाथ में थमा देता है। ये क्या? तुम मुझे इतने सारे फूल क्यों दे रहे हो? देखो, अब तो मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से ये सारे फूल इकट्ठे किए हैं और तुम हो कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। लगता है ये सचमुच बहुत अच्छा लड़का है, तभी तो मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। दिखने में भी भला लगता है, इससे दोस्ती करने में कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और दोनों के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते। एक दिन देवदत्त अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ था। तभी गांव का एक व्यक्ति हरि वहां आता है। अरे देवदत्त, तुम यहाँ अपनी आंखें गंवाकर आराम से बैठे हो, पर तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी आजकल किसके साथ घूम रही है? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी बेटी तो तालाब पर पानी लेने गई है। अरे तुम्हारी बेटी हमारे गांव के ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे विराज के साथ घूम रही है। आजकल उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। अरे तुम भले ही अंधे हो देवदत्त, लेकिन तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेटी के ही हाथों में है ना। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए था। फिर हरि वहां से चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी का भविष्य सही करना ही होगा। मुझे अपनी बेटी को उस विराज से मिलने से रोकना ही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देवदत्त अभी अपनी सोच में डूबा ही था कि तभी चंदना तालाब से पानी लेकर घर के अंदर आ जाती है। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? चंदना, देखो, मुझे अभी पता चला है कि तुम उस ठाकुर के बेटे विराज के साथ घूम रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें उसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी। लेकिन पिताजी, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया। फिर आप उसे लेकर इतने क्यों घबराए हुए हैं? देखो चंदना, मैंने जितना कहा है तुम उतना ही करना। तुम बस उससे दूर रहना। मैं इसके बारे में तुम्हें और कुछ नहीं कह सकता। फिर देवदत्त भारी मन से वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। चंदना वहीं खड़ी रह जाती है और उसे अपने पिता का ये बर्ताव समझ नहीं आता। पता नहीं पिताजी को अचानक क्या हो गया। वो भला विराज से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या, विराज तो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी। चंदना भी वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। चंदना और विराज की मुलाकातें छिपे छिपे जारी रहती हैं। तभी एक दिन देवदत्त अपनी बेटी चंदना को पास बुलाता है। देखो बेटी, मैंने तुम्हारा रिश्ता हमारे ही गांव के एक सीधे साधे किसान